हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का सेकंड चैप्टर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है। हाँ जी बच्चों, इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स डिफाइन करेंगे। तो पहला यूनिट है हमारा 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम को हम 1 kg भी बोलते हैं। ठीक है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों? एक हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर। ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, एक सिलेंडर बनाया हुआ है। ठीक है। और वो है किस चीज़ का? प्लाटिनम का सिलेंडर है। प्लाटिनम इरिडियम की एक अलॉय बनी है, तो उसका ये सिलेंडर बना हुआ है। तो उस सिलेंडर का जितना है उसको हम स्टैंडर्ड 1 kg बोलते हैं। ठीक है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज डिफाइंड एज the mass of platinum iridium cylinder kept in International Bureau of वेट्स एंड मेजर्स। ये संस्था बच्चों है कहाँ पे? एट सेवरस। ठीक है, एट सेवरस नियर पेरिस, फ्रांस। क्लियर? तो एक उन्होंने सिलेंडर बनाया हुआ है वहां पे। किस चीज का बच्चों बना हुआ है वो सिलेंडर? प्लाटिनम इरिडियम का मिक्सचर है, तो उसका वो सिलेंडर बना हुआ है। उसका बच्चों जो मास है उसको उन्होंने कितना रख लिया? दैट इज 1 kg। तो हमारा स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो है बन गया kg। कितना होगा वो? जितना वो सिलेंडर का मास है। ठीक है। सुनाओ नेक्स्ट इज बच्चों व्हाट? नेक्स्ट इज 1 केल्विन। ठीक है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों 1 केल्विन को? दैट इज 1 K, कैपिटल K से इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो मैं आपको केल्विन डिफाइन करने से पहले एक चीज बताता हूं, दैट इज कॉल्ड एज द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है। होता क्या है बच्चों, पहले हम वो देखते हैं। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एक ऐसी जगह का टेम्परेचर है जहां पे वाटर की तीनों स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है। सो मैं एग्जांपल देता हूं आपको। आप अपना फ्रिज खोलो। फ्रिज के फ्रीजर में कभी आपने देखा होगा कि आपने उसको बर्फ जमाने के लिए रखी है बर्तन में डाल के। ठीक है। कई बार बच्चों क्या होता है, जब उसको फ्रीजर को हम खोलते हैं तो उसमें जो बर्तन है उसमें थोड़ा सा ऊपर बर्फ होती है, नीचे उसके पानी होता है। ठीक है। मतलब लिक्विड फॉर्म में वाटर होता है और ऊपर थोड़ी सी पतली सी लेयर की आइस की होती है। ठीक है। और जैसे ही हम उसको खोलते हैं वहां से कुछ फ्यूम्स ऑफ जो है वाटर मॉलिक्यूल्स वो आपकी तरफ आते हैं गैस मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। ठीक है। तो इसका मतलब वहां पे वाटर सॉलिड फॉर्म में भी है, आइस की फॉर्म में भी है, वाटर लिक्विड फॉर्म में भी है और वाटर जो गैस फॉर्म में भी है। तो दैट स्टेट इज कॉल्ड एज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। क्लियर? उस जगह का जो टेम्परेचर होगा उसको बच्चों हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। और वो होता कितना है बच्चों? दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। सो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज व्हाट बच्चों? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। एक सेल्सियस जो है दैट इज द यूनिट फॉर द टेम्परेचर। ठीक है। मैंने बोला इसके कई यूनिट्स है, जैसे आप टेम्परेचर फारेनहीट में भी मेजर करते हो। ठीक है। सेल्सियस में भी मेजर करते हो और केल्विन में भी मेजर करते हो। ठीक है। और डिग्री सेल्सियस से केल्विन स्केल में जाने के लिए हम क्या करते हैं? 273.15 ऐड कर देते हैं। ठीक है। अगर हमारे पास दिस इज 0 डिग्री सेल्सियस तो केल्विन स्केल में इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों? 273.15 केल्विन। क्लियर? इट मीन्स दैट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज व्हाट? 0 डिग्री सेल्सियस और 273.15 केल्विन। ठीक है। तो अगर मैं यहां से ऐसे करूं 273.15 को इधर ले आऊं तो 1 केल्विन क्या बना बच्चों? दैट इज इक्वल टू 1/273.15 किसका?
ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, 1 केल्विन इज 1/273.15 ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर हम इसको डिफाइन करेंगे। 1 केल्विन इज 273.15 ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो अब हम केल्विन को डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज, है क्या ये 1 केल्विन? इट इज 1/273.15 ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। इट इज डिफाइंड एज 1/273.15 ऑफ, ठीक है, ये है किसका, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। इट इज डिफाइंड एज 1/273.15 ऑफ thermodynamical temperature of ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। मतलब बच्चों ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का जो भी थर्मोडायनामिकल टेम्परेचर है उसका हम क्या ले लें, 273.15 विथ पार्ट ले लें, तो वो क्या बन जाएगा हमारा, दैट विल बी 1 केल्विन। क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट बच्चों, इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे क्वांटिटी ऑफ मैटर का, क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैटर का बच्चों हमने यूनिट क्या बोला था, दैट इज 1 मोल। ठीक है, तो 1 मोल क्वांटिटी ऑफ मैटर किसको बोलते हैं? ठीक है, मैं इससे पहले आपको एक चीज बताता हूँ, मोल कंसेप्ट में आप केमिस्ट्री में भी ये डिस्कस करोगे। ठीक है, जैसे हमारे पास ये मैंने लिख दिया 6C12, ये किस चीज को बच्चे रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये बच्चों किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज एटॉमिक नंबर। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों, 6, और कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12। क्लियर? सो अगर हम कार्बन का 12 ग्राम ले लें, 12 ग्राम ऑफ कार्बन, अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट बच्चों उसमें कितने एटम्स होंगे, उसमें 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे, और होंगे भी किसके, कार्बन के ही होंगे। कार्बन कौन सा होगा, 6C12 वाला कार्बन होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ किसी भी सब्सटेंस के जितना उसका एटॉमिक मास है, अगर उतना ही सब्सटेंस ले लें तो उसमें कितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर वो एटॉमिक फॉर्म में है तो एटम्स होंगे, अगर वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, मतलब 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने कार्बन के एटम होंगे बच्चों, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे किसके, 6C12 के। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल वाटर की हम बात करें, डेफिनेशन पे हम आते हैं। वाटर इज व्हाट बच्चों, दैट इज अ मॉलिक्यूल। वाटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वाटर का देखो एटम्स का एटॉमिक मास होता है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में अगर कोई सब्सटेंस है तो उसका मॉलिक्यूलर मास होता है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास बच्चों क्या है, दैट इज 2 हाइड्रोजन एटम्स का मास प्लस 1 ऑक्सीजन एटम का मास। इसका मास है, दिस इज 1H1। एक हाइड्रोजन एटम का मास है बच्चों 1 ग्राम, 1 यूनिट। ठीक है, तो 2 का क्या हुआ, 2 यूनिट्स। तो ये कितना हुआ बच्चों, 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना है बच्चों, 16, तो ये कितना हुआ बच्चों, 18 यूनिट्स। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, अगर हम जितना उसका एटॉमिक मास है या मॉलिक्यूलर मास है उतना ही मास ले लें, मीन्स 18 ग्राम ऑफ वाटर, तो इसमें क्या होंगे, एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। ठीक है, दैट इज इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म, तो इसमें क्या होंगे बच्चों, मॉलिक्यूल्स होंगे।
जिसका जितना इसका मॉलिक्यूलर मास है उतना ही मास मैंने ले लिया, तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे बच्चों? 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स होंगे भी किसके बच्चों? वाटर है तो वाटर के ही मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। जैसे 12 ग्राम ऑफ कार्बन में इतने एटम्स किसके थे? कार्बन के। तो 18 ग्राम ऑफ वाटर में मॉलिक्यूल भी बच्चों किसके होंगे? वाटर के ही होंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है बच्चों? मोल कंसेप्ट है। तो इसी को हम यूज करेंगे अपनी डेफिनेशन को लिखने के लिए। तो मैं कैसे लिखता हूँ तो पहले लिख के बताता हूँ। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, it is defined as the amount of substance which contain same number of atoms और molecules, जो भी उसमें चीज है, ठीक है। एटम्स है तो एटम्स होने चाहिए, अगर वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, ठीक है। विच कंटेन्स सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड और मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C612। क्लियर? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 मोल बच्चों। तो इसका मतलब क्या है? किसी भी क्वांटिटी का 1 मोल किसे बोलेंगे? जैसे हमारे पास ये क्या है, कोई कंटेनर है, ठीक है। इसमें मैंने कोई मटेरियल डाल दिया, कोई चीज़ डाल दी, ठीक है। सपोज वो लिक्विड फॉर्म में है या वो सॉलिड स्टेट की फॉर्म में है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो गैसियस स्टेट में हो, ठीक है। तो अगर वो एटॉमिक फॉर्म में है, ठीक है, सपोज दीज आर द स्मॉल एटम्स, क्लियर। तो इस जो हमारे पास चीज इसमें डाली हुई है हमने, उसका 1 मोल कब बन जाएगा? उसको 1 मोल सब्सटेंस कब बोलेंगे? व्हेन इट कंटेन्स कितने एटम्स और मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन C12। क्लियर? मतलब 12 ग्राम कार्बन 6C12 में जितने एटम्स होते हैं उतने ही एटम्स या मॉलिक्यूल्स इस सब्सटेंस के अगर यहाँ पे प्रेजेंट हैं तो उस सब्सटेंस का ये क्या बन जाएगा? 1 मोल बन जाएगा, ठीक है। अभी मैंने बताया बच्चों 12 ग्राम ऑफ 6C12 मीन्स कितने एटम्स? मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है। तो अगर मैं सपोज कर लूँ ये मेरे पास ऑक्सीजन गैस है, कंटेनर में मैंने क्या भर दिया बच्चों? सपोज दिस इज अ क्लोज्ड कंटेनर, तो इसमें मैंने क्या डाल दिया बच्चों? ऑक्सीजन डाल दिया। तो ऑक्सीजन का 1 मोल कब होगा? कब ऑक्सीजन की क्वांटिटी को मैं 1 मोल बोल दूंगा? जब इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आ जाएंगे? जितने 12 ग्राम ऑफ कार्बन में एटम्स हैं। 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने एटम्स हैं बच्चों? इतने एटम्स हैं। मतलब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन किसके बराबर होगा बच्चों? 6.023 इंटू 10⁻23। अब ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है बच्चों, तो इसको हम बोल देंगे 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कब बन जाएगा? जब उसमें कितने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे? इस कंटेनर में जब कितने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे? 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। क्लियर? तो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ आपको बताने के लिए। सपोज बच्चों हमारे पास ये कोई कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में हमने एल्यूमिनियम डाल दिया, ठीक है। एल्यूमिनियम एटॉमिक फॉर्म में है मेरा। एल्यूमिनियम के मेरे पास एटम्स होंगे, एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। तो इसमें जब मैंने एल्यूमिनियम डाल दिया तो वो कितना एल्यूमिनियम डाल दूं ताजो वो 1 मोल बन जाए, ठीक है। मेरे को एल्यूमिनियम के कितने एटम्स कंटेनर में डालने पड़ेंगे ताकि वो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम बन जाए? कितने डालने पड़ेंगे? 1 मोल किसके बराबर है?
जितने एटम्स कार्बन 6C12 में हैं उतने अगर एटम मैं एल्यूमिनियम के यहाँ पे डाल दूं तो मेरे पास एल्यूमिनियम का 1 मोल बन जाएगा। ठीक है, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। अच्छा, ऑलरेडी हमने देख लिया 6C12 के 12 ग्राम में कितने एटम हैं कार्बन के, दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23। इसका मतलब मुझे एल्यूमिनियम के कितने एटम्स डालने पड़ेंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, किसके डालने पड़ेंगे बच्चों, एल्यूमिनियम के। अगर मैं एल्यूमिनियम के इतने एटम्स इस कंटेनर में डाल दूंगा तो उसका मतलब क्या है, मेरे पास कितनी क्वांटिटी ऑफ एल्यूमिनियम है, 1 मोल। ठीक है, सो व्हाट वी हैव, दिस इज 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम। अच्छा, जब मैंने एल्यूमिनियम के इतने एटम्स डाल दिए तो वो कुछ ना कुछ क्वांटिटी उसके अंदर आ जाएगी, और वो जो क्वांटिटी है दैट इज कॉल्ड एज 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। क्लियर, मतलब उनका जो एटम्स का मैं मास कैलकुलेट कर लूंगा एंड दैट इज कॉल्ड एज 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। क्लियर, सो नाउ दिस इज नेक्स्ट वन। देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास बच्चों है एक प्लेन एंगल। मैंने बोला था हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं और 2 उनके सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, दैट इज फर्स्ट इज प्लेन एंगल, और इसको मेजर कैसे करते हैं बच्चों, 1 रेडियन। ठीक है, सो 1 रेडियन इज व्हाट बच्चों, हमने ऑलरेडी पढ़ा है लोअर क्लासेस में। हमारे पास ये क्या है, सर्कल, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड अगर मैं कोई 2 पॉइंट्स सर्कमफ्रेंस के ऊपर ले लूँ, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द लेंथ ऑफ द आर्क। क्लियर, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। और इस लेंथ ऑफ द आर्क ने सेंटर के ऊपर क्या बना दिया बच्चों, एंगल बना दिया। तो हमने लोअर क्लासेस में डेफिनेशन पढ़ी है, थीटा इज व्हाट, L बाई आर। एल बच्चों क्या है, लेंथ ऑफ आर्क बाई ये क्या है बच्चों हमारा, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, थीटा को हम क्या बोलते हैं, इट्स यूनिट इज 1 रेडियन। इफ L बच्चों R के बराबर हो जाए देन थीटा क्या होगा, थीटा विल बी 1। ये कैंसिल हो जाएंगे, अगर L R के बराबर हो गया तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल होके थीटा हमारा क्या बन जाएगा, 1। और इसका यूनिट बच्चों क्या है फिर, रेडियन, तो इसको बोलेंगे हम दैट इज 1 रेडियन। इसका मतलब थीटा एंगल 1 रेडियन कब होगा, एंगल सबटेंडेड। एंगल सबटेंड बच्चों किसने किया, इस आर्क ने सेंटर ऑफ द सर्कल पे एंगल बनाया है। कितना एंगल बनाया बच्चों, 1 रेडियन। कब बनाएगा, इफ लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर, सो मैं डिफाइन करता हूं बच्चों डेफिनेशन की। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center of circle is 1 radian. Angle subtended by the length of arc, मतलब इस आर्क ने और सेंटर ऑफ द सर्कल पे कितना एंगल बनाया, दैट विल बी 1 रेडियन। इफ कब बच्चों, इफ लेंथ ऑफ आर्क किसके बराबर हो जाए, इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, मतलब इफ L इज इक्वल टू R तो हमारा थीटा बच्चों क्या होगा, थीटा विल बी 1 रेडियन। ठीक है, और इसको हम प्लेन एंगल इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये एंगल कहाँ पे ड्रॉ हो सकता है बच्चों, ऑन द प्लेन सरफेस। जैसे ये मेरा बोर्ड है
दिस इज व्हाट, दिस इज अ प्लेन सरफेस। तो इसके ऊपर ये एंगल बना दिया मैंने, ये एंगल बना के आपको दिखा दिया। सो दिस इज कॉल्ड एज द प्लेन एंगल। ठीक है, तो डेफिनेशन हमारी होगी थीटा इज व्हाट, थीटा इज L/R। ठीक है, इस केस में बच्चों अगर हम देखें, ये तो हमारा कांस्टेंट है, सर्कल का रेडियस तो बच्चों कांस्टेंट है, और L हमारी क्या करती जाएगी, वेरी करती जाएगी। जैसे हमारे पास अब L इतनी है तो इतना एंगल बना गया। अगर मैं B पॉइंट को थोड़ा सा मूव कर दूं, ऐसे मैं थोड़ा सा दूर ले आऊं, तो हमारी L क्या होगी बच्चों, बढ़ गई। अगर L बढ़ गई तो थीटा भी बढ़ गया। ठीक है, इट मीन्स दैट एज L इंक्रीजेस थीटा इंक्रीजेस। ठीक है, जैसे जैसे मेरी L बढ़ रही है थीटा भी उस तरह से बढ़ रहा है। ठीक है, ओके, तो थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है। ओके, तो मैं मिनिमम पहले थीटा चेक करता हूं, थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी बच्चों। थीटा इज व्हाट, L/R। R तो जीरो हो नहीं सकता। ठीक है, इसका मतलब अगर L हमारे पास जीरो हो जाए, ठीक है, मतलब B और A पॉइंट दोनों एक दूसरे को मैच कर रहे हैं, तो L हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो हो जाएगी। अगर L जीरो हो गई तो थीटा भी हमारा जीरो हो गया। ठीक है, फॉर अ सर्कल अगर दो पॉइंट्स, दोनों जो आर्क के दोनों पॉइंट्स हैं, अगर वो एक दूसरे के ऊपर आ जाएं तो हमारी लेंथ ऑफ आर्क जीरो हो जाएगी। अगर लेंथ ऑफ आर्क बच्चों जीरो होगी तो हमारा एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है, अगर हम बात करें मैक्सिमम एंगल की। ठीक है, आर तो हमारी फिक्स है बच्चों, दिस इज कांस्टेंट, बट अगर एल हमारी मैक्सिमम हो जाएगी तो थीटा भी मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ आर्क इज हाउ मच, 2πr। ठीक है, अगर मैं क्या करूं बच्चों, ये मेरा ए पॉइंट है, बी पॉइंट को इस तरह से घुमा के मैं इसके जस्ट पीछे रख दूं। ठीक है, तो बी मेरी क्या हुई, बी इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो लेंथ ऑफ आर्क की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बच्चों, 2πr। उस केस में बच्चों मेरी L/R की रेशियो क्या आएगी, 2πr/r, तो r कैंसिल, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्लेन एंगल इज हाउ मच, दिस इज 2π। क्लियर, और इसकी मिनिमम वैल्यू बच्चों 0 और मैक्सिमम वैल्यू 2π। ठीक है, सो नाउ इसके बाद सॉलिड एंगल देखते हैं। नेक्स्ट इज बच्चों सॉलिड एंगल, और इसका यूनिट बच्चों हमारे पास क्या है, स्टेरेडियन, STE स्टेरेडियन। क्लियर, सॉलिड एंगल नाम से पता चल रहा है बच्चों, प्लेन एंगल तो जैसे प्लेन पे बन गया था, दैट इज 2 डायमेंशन में बना लिया था, इसको बनाने के लिए हमें 3 डायमेंशनल सोचना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमारे पास एक फुटबॉल है या एक सिंपल बॉल है प्लास्टिक की। ठीक है, तो उसकी मैं थोड़ी सी एग्जांपल आपको लेके यहाँ पे बताता हूँ। सपोज बच्चों मैंने एक बॉल बना ली, स्फीयर बना लिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है बच्चों, पहले हमने सर्कल लिया था, अब हमने स्फीयर ले लिया। ठीक है, स्फीयर के ऊपर यहाँ पे इसका अंदर इसका सेंटर है बच्चों। ठीक है, अगर मैं डिफाइन करूं इसको, दिस इज व्हाट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल विच इज ओमेगा। क्लियर, अगर मैं डी ओमेगा लिखूं, दिस इज व्हाट, दिस इज ds बाय आर स्क्वायर। तो बच्चों डी ओमेगा ds ये क्या चीज है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, लास्ट टाइम बच्चों हमने सर्कल के ऊपर एक आर्क सिलेक्ट की थी। ठीक है, अब हमारे पास एक बॉल है, बॉल के ऊपर हम एक सरफेस एरिया सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे आप क्या करो, एक प्लास्टिक की बॉल ले लो, प्लास्टिक की बॉल के ऊपर एक सर्कल ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बच्चों एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। उस सर्कल के जो प्लास्टिक की बॉल के ऊपर हमने सर्कल ड्रॉ किया है, उस सर्कल के सभी पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ द स्फीयर से मिला देंगे। तो हमने क्या किया बच्चों, इस तरह सेंटर ऑफ द स्फीयर से मिला दिया। ठीक है, सो ये आपको थोड़ा सा 3 डायमेंशनल सोचना पड़ेगा क्योंकि मैं बोर्ड पे स्फीयर ड्रॉ नहीं कर सकता। ठीक है,
तो अगर हम बच्चों सर्कल के सभी पॉइंट्स को सेंटर के साथ ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास बन क्या जाएगा बच्चों, कुछ इस तरह की कोन टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास अगर मैं इसको थोड़ा सा सोचूं तो ये हमारे पास क्या बन गई बच्चों, दिस इज अ काइंड ऑफ कोन। ठीक है, तो ये मेरा क्या था, जो हमने छोटा सा सरफेस उसके ऊपर सर्कल ड्रॉ किया था। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस सपोज दिस इज एरिया ds एंड ये बच्चों क्या है हमारा रेडियस, तो ये r हो गया। ठीक है, ये बच्चों हमने क्या लिया ds। तो सॉलिड एंगल क्या होता है, उस कोन के अंदर कितना एंगल ये बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द सॉलिड एंगल। ठीक है, लास्ट टाइम आर्क ने सेंटर के ऊपर एंगल बनाया था, इस बार ये जो सर्कुलर हमारे पास सरफेस एरिया हमने सेलेक्ट किया है ds, इसने सेंटर के ऊपर कितना एंगल बनाया, दैट इज कॉल्ड एज द सॉलिड एंगल। क्लियर बच्चों, तो इसकी डेफिनेशन है दिस इज व्हाट, दिस इज द स्मॉल सॉलिड एंगल कंस्ट्रक्टेड बाय अ स्मॉल एरिया एलिमेंट व्हिच इज सेलेक्टेड ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। दिस इज व्हाट सरफेस एरिया, और नीचे बच्चों हमारे पास क्या है रेडियस स्क्वायर। क्लियर, अब इस केस में अगेन रेडियस तो हमारा फिक्स है, स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस बच्चों फिक्स होगा, ये तो हमारा, हाँ जी बच्चों ये तो हमें पता है कि रेडियस ऑफ द स्फीयर क्या है, कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं होगा। बट सरफेस एरिया, जैसे ही हमने स्फीयर के ऊपर एक एलिमेंट लिया था तो ds हमारा क्या था, उसका सरफेस एरिया। ठीक है, जैसे जैसे सर्कल का साइज हम बड़ा करते जाएंगे उस हिसाब से हमारा जो सरफेस एरिया वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें मिनिमम वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल, अगर हम क्या करें स्फीयर के ऊपर बिल्कुल एक छोटा सा पॉइंट बना दें, पॉइंट इतना पतला हो कि वो बिल्कुल छोटा सा हो, तो हम क्या करेंगे उस पॉइंट के जब सभी पॉइंट्स को, जो उस पॉइंट जो हमने पॉइंट बनाया है उसके सभी पॉइंट्स को सर्कल के सेंटर स्फीयर के सेंटर के साथ ज्वाइन करेंगे तो बच्चों क्या बन जाएगा, एक कॉन टाइप स्ट्रक्चर तो बनेगी बट उसका साइज क्या होगा, बहुत ज़्यादा छोटा होगा, बहुत पतला होगा, तो वो हमारे पास जो सॉलिड एंगल है ऑलमोस्ट वो 0 हो जाएगा। ठीक है, कब, इफ ds इज 0। ठीक है, मतलब हमने सिर्फ एक पॉइंट साइज जो पिक्चर वहां पे ली है और उसका जो सरफेस एरिया दैट इज 0, तो हमारा सॉलिड एंगल भी बच्चों क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, और मैक्सिमम अगर बात करूं, अब हम बात करते हैं फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल। सो सॉलिड एंगल की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, ds बच्चों हमारा क्या है, स्फीयर के ऊपर हमने एक छोटा सा सर्कुलर एरिया बना लिया। ठीक है, उसका साइज है ds। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा बड़ा एरिया हम क्या ले सकते हैं, अगर हम क्या करें छोटे छोटे एरियाज़ को, जैसे हम फुटबॉल के अंदर देखते हैं वहाँ पे छोटे छोटे हमारे पास एलिमेंट्स बने होते हैं और उन सबको जोड़ के हमारी फुटबॉल बन जाती है। ठीक है, अगर हम छोटे छोटे जो एरिया एलिमेंट्स को जोड़ दें तो वो क्या बन जाएगा बच्चों, पूरा स्फीयर का एरिया। ठीक है, तो ऊपर क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर, नीचे बच्चों क्या आ जाएगा r स्क्वायर। एरिया ऑफ स्फीयर बच्चों क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, और नीचे r स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल बच्चों कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 4 पाई। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। प्लेन एंगल की मैक्सिमम वैल्यू अगर कोई पूछे बच्चों दैट इज 2 पाई। ठीक है, और सॉलिड एंगल की मैक्सिमम वैल्यू बच्चों कितनी होगी 4 पाई। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, आप इसको ध्यान से करना। ठीक है, सो नेक्स्ट बच्चों देखते हैं हम। हाँ जी बच्चों, इसके बाद हम कुछ 3 इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, वो क्या है, फर्स्ट इज बच्चों 1 लाइट ईयर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, कई बार आपसे पूछ लेते हैं
लाइट ईयर किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? तो बच्चे क्या करते हैं, ईयर को पढ़ते हैं तो इनको लगता है ये टाइम को रिप्रेजेंट करती है, बट इट इज अ रिप्रेजेंटेशन फॉर द डिस्टेंस. क्लियर? सो व्हाट इज द लाइट ईयर? इट इज डिफाइंड एज the distance traveled by light in year in 1 year. तो लाइट ईयर बच्चों क्या है? इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस, ये एक तरह का डिस्टेंस है विच ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर इन ईयर. मतलब लाइट अगर चलती है तो एक साल में वो कितना दूर जाती है उसको हम बोलते हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज लाइट ईयर. ठीक है, इसका सिंबल कुछ इस तरह का है बच्चों. ठीक है, सो 1 लाइट ईयर इज देयर सिंपली डिस्टेंस. ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट. ठीक है, तो हमें पता है बच्चों स्पीड इज व्हाट? दैट इज डिस्टेंस बाय टाइम. पढ़ा है हमने 9th क्लास में. डिस्टेंस और टाइम की जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड एज स्पीड. तो अगर हम यहां से डिस्टेंस निकालें बच्चों, तो डिस्टेंस बच्चों हमारा क्या बनेगा? दैट इज स्पीड इनटू टाइम. ठीक है, तो लाइट ईयर बच्चों क्या है? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर. ठीक है, लाइट की स्पीड बच्चों कितनी होती है? मैं लिखता हूं यहां पे. स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है बच्चों इन ईयर? दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है, और टाइम बच्चों हमें कितना दिया है? 1 ईयर. 1 ईयर का मतलब बच्चों 365 डेज. ठीक है, 365 डेज. अगर मैं इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करूं तो 1 डे का मतलब हमारे पास बच्चों 24 आवर. आर को मैं कन्वर्ट करूं बच्चों दैट इज 60 मिनट, और मिनट को सेकंड में ले जाऊं बच्चों तो ये क्या बन जाएगा? 60 सेकंड. तो मेरा टाइम जो 1 ईयर था वो कितना होगा? इतना होगा. ठीक है, सो 1 लाइट ईयर इज व्हाट? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर. ठीक है बच्चों, तो होगा किसके बराबर? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इनटू टाइम. दैट इज स्पीड. स्पीड भी किसकी बच्चों? स्पीड ऑफ लाइट. ठीक है, और बच्चों 1 ईयर. ठीक है, तो मैं 1 लाइट ईयर निकालूं. स्पीड ऑफ लाइट कितनी है बच्चों? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है, और टाइम को हमने 1 ईयर को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिया. कितना आ गया बच्चों? 365 इंटू 24 इंटू 3600. 60 इंटू 60 3600 बन गया बच्चों सेकेंड. ये सेकेंड से कैंसिल हो गया बच्चों, तो हमारा 1 लाइट ईयर कितना बन गया? इसकी वैल्यू आपको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, एंड दिस इज 19.46 इंटू 10⁻15 मीटर. तो 1 लाइट ईयर बच्चों क्या है? दैट इज 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर. अगर पीछे मीटर दिख रहा है तो हमें साफ पता चल रहा है इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्टेंस. लेंथ हम दिखा रहा है, इट इज नॉट द यूनिट फॉर टाइम. क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट बच्चों? नेक्स्ट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. सो नाउ नेक्स्ट इज बच्चों व्हाट? 1 AU. ठीक है, इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. ठीक है, तो ये कितना होता है बच्चों? क्या होता है ये पहले डिफाइन करते हैं. इट इज डिफाइंड एज द एवरेज डिस्टेंस between the center of sun to the sun and center of
क्लियर बच्चों? सो व्हाट इज द मीनिंग फॉर दिस? इट इज डिफाइंड एज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सन एंड द सेंटर ऑफ अर्थ। क्लियर? मतलब अर्थ के सेंटर और सन के सेंटर का जो एवरेज डिस्टेंस है उसको बोलते हैं बच्चों हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको रिप्रेजेंट बच्चों इस तरह से करते हैं 1 AU एंड दिस इज 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। क्लियर? इसकी वैल्यू बच्चों कितनी होती है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, तो हमने दो चीजें पढ़ ली बच्चों। 1 लाइट ईयर हमारा कितना है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। सेकेंड बच्चों हमारा 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार इनमें से क्वेश्चन आपको आ जाता है। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट बच्चों हम करते हैं 1 पार्सेक। ठीक है, तो 1 पार्सेक बच्चों क्या है? हम अगर बात करें प्लेन एंगल की, सो दिस इज व्हाट, दिस इज द लेंथ ऑफ आर्क एंड दिस इज बच्चों रेडियस एंड दिस इज थीटा। तो बच्चों थीटा का रिलेशन क्या होता है? दैट इज लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, अगर हम एक चीज देखें, अगर लेंथ ऑफ आर्क 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाए, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाए और थीटा हमारा 1 सेकेंड हो जाए, इसको हम ऐसे लिखते हैं बच्चों सेकेंड को। ठीक है, मैं इस तरह से लिख देता, थीटा हमारा 1 सेकेंड हो जाए, तो उस टाइम रेडियस ऑफ द सर्कल कितना होगा उसको हम बोलते हैं 1 पार्सेक। ठीक है, तो अगर मैं यहां से देखूं बच्चों, थीटा इज L/r, तो r क्या हो गया मेरा? L/थीटा। ठीक है, मतलब इफ थीटा इज 1 सेकेंड एंड लेंथ ऑफ आर्क इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो उस टाइम सर्कल का रेडियस कितना है? दैट इज कॉल्ड एज 1 पार्सेक। तो इसका मतलब ये है 1 पार्सेक किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये रिप्रेजेंटेशन है फॉर द रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूं, इट इज डिफाइंड एज द रेडियस ऑफ सर्कल for which an arc of length 1 astronomical unit subtends an angle of 1 second at its center। मतलब क्या हुआ बच्चों? 1 पार्सेक क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रेडियस ऑफ अ सर्कल फॉर विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड एट इट्स सेंटर। क्लियर? मतलब 1 पार्सेक उस सर्कल का रेडियस है जिसके ऊपर एन आर्क ऑफ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना एंगल बना रही है? 1 सेकेंड बना रही है। कहां पे बना रही है? एट इट्स सेंटर। ठीक है, ये ऐसे लिख देते हैं, एट द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो आप अपनी लैंग्वेज में जैसे भी लिखो आपको उतना ही ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि आप बुक्स की लैंग्वेज को ही यूज करो, आप चीज को समझो, उसको अपनी लैंग्वेज में बच्चों लिखो। ठीक है, तो हम 1 पार्सेक को फाइंड आउट करते हैं। अभी हमने लिखा r इज व्हाट बच्चों? L/थीटा। L हमारी कितनी है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मतलब दैट इज 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, और थीटा बच्चों हमारा कितना है? कितना एंगल बना रही है ये लेंथ ऑफ आर्क? दिस इज 1 सेकेंड। 1 सेकेंड बच्चों, अगर मैं बात करूं एंगल्स की, देखो बच्चों 1 डिग्री क्या होती है? 60 मिनट, और 1 मिनट क्या होता है बच्चों? 60 सेकेंड। ठीक है, तो अगर मैं मिनट्स के सेकेंड बनाऊं, 60 इंटू 1 मिनट का
फर्दर 60 सेकेंड, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ 1 डिग्री इज हाउ मच, 3600 सेकेंड। तो हमारा एंगल कितना है बच्चों, 1 सेकेंड। तो इसका मतलब 1 सेकेंड इज व्हाट, 1 डिग्री बाई 3600, क्लियर। सो 1 सेकेंड इज व्हाट, 1 डिग्री बाई 3600, क्लियर। बट एंगल का बच्चों ये यूनिट है दैट इज रेडियन, एंड वी नो दैट 180 डिग्री इज पाई रेडियन, ठीक है। मैंने आपको बताया था बच्चों टोटल प्लेन एंगल हमारा कितना होता है, 2 पाई रेडियन। तो मैं आपको बना देता हूं ये कैसे करते हैं। टोटल एंगल, टोटल प्लेन एंगल, अगर मैं डिग्रीज में लिखूं बच्चों तो कितना होता है, 360 डिग्री। अगर मैं प्लेन एंगल इन टर्म्स ऑफ रेडियंस लिखूं, मैंने आपको बताया था तो कितना हुआ था, 2 पाई रेडियन। तो इसका मतलब 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो 2 से ये कैंसिल कर दूं तो ये बन जाएगा 180 डिग्री इज हाउ मच, पाई रेडियन, ठीक है। 1 डिग्री कितना होगा बच्चों, पाई रेडियन ओवर 180, क्लियर। हमारे पास 1 सेकेंड एंगल आ गया बच्चों 1 डिग्री बाई 3600, क्लियर। बट हमने इसको लिखना है रेडियंस में, तो मैं 1 डिग्री की वैल्यू फिल कर देता हूं यहाँ पे। 1 डिग्री कितना है मेरा, पाई रेडियन बाई 180। तो ये बन गया पाई रेडियन ओवर 3600। तो ऑलरेडी प्रेजेंट है बच्चों, 3600 तो ऑलरेडी है, 180 हमारे पास और आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब 1 सेकेंड इज पाई रेडियन बाई 3600 एंड 180, क्लियर। अब मैं वैल्यूज रखता हूं बच्चों। आर एल बच्चों मेरी कितनी है, 1.496 इंटू 10⁻11, ठीक है। ये मेरी मीटर्स में है, ठीक है। और नीचे बच्चों क्या है, नीचे आएगा थीटा की वैल्यू, थीटा है 1 सेकेंड विच इज पाई रेडियन बाई 3600 इंटू 180, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये चीज़ें ऊपर चली जाएंगी तो बन क्या जाएगा 1.496 इंटू 10⁻11 इंटू बच्चों पाई नीचे है, ठीक है, 3600 इंटू 180, क्लियर। तो रेडियस मेरा अब कैसे आएगा, अगर मैंने लेंथ ऑफ आर्क ले ली बच्चों 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, थीटा ले लिया बच्चों मैंने 1 सेकेंड में, तो मेरा आर क्या होगा 1 पारसेक, ठीक है। यहां पे भी लिख सकते हैं दैट इज 1 पारसेक, क्लियर। तो इसकी वैल्यू बच्चों आप सॉल्व करना घर पे एंड इट कम्स आउट टू बी 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर, ठीक है। तो मेरी थर्ड यूनिट है जो दैट इज व्हाट, दैट इज 1 पारसेक विच इज 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर, क्लियर। कई बार बच्चों इन तीनों का इंटर रिलेशन कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, एग्जाम में। तो आपको इन तीनों की वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट्स। तो इसके बाद मुझे एक चीज़ आपको और बतानी है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज द एब्रीविएशंस, एब्रीविएशंस, ठीक है। सो हमारे पास बच्चों कुछ एब्रीविएशंस हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे हमारे पास है 1 सेंटी और है हमारे पास डेसी, मिली, मिली के बाद है माइक्रो, माइक्रो के बाद है नैनो, फिर है हमारे पास पीको, फिर है फेम्टो, ठीक है। अगर हमें छोटी चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है तो हम ये वाली एब्रीविएशंस यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके उल्टा हम अगर लार्ज चीज़ों को रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास है डेका, ठीक है, या फिर किलो, नेक्स्ट इज मेगा, गीगा, टेरा एंड नेक्स्ट इज पेटा, क्लियर। तो इनके सिंबल्स हैं बच्चों, सेंटी का सिंबल है छोटी सी, डेसी का छोटी डी, मिली का छोटी एम, माइक्रो का म्यू, नैनो का बच्चों छोटी एन, पीको का छोटी पी, इसका छोटी एफ, ठीक है।
डेका का बच्चों है DA स्मॉल लेटर्स में, ठीक है। किलो का है बच्चों कैपिटल K, दिस इज कैपिटल M, कैपिटल G, दिस इज कैपिटल T एंड दिस इज कैपिटल P। आपने ये तो सुना होगा मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ठीक है। ये तो आजकल हम सब मेमोरीज वगैरह में पढ़ते हैं, ठीक है। सो सेंटी बच्चों क्या है, दिस इज 10⁻⁻1। डेसी है 10⁻, सॉरी ये ऊपर आएगा बच्चों, डेसी D है और ये सेंटी C है। एंड दिस इज 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, मिली बच्चों 10⁻⁻3, माइक्रो 10⁻⁻6, नैनो 9, नाम से पता चल रहा है -9, पीको बच्चों आपने पीकोमीटर सुना होगा 10⁻⁻12 और फेमटो बच्चों है 10⁻⁻15। क्लियर। डेका बच्चों 10⁻+1, किलो हम पढ़ते ही हैं किलोग्राम 10⁻3 ग्राम, सो दिस इज 10⁻3। मेगा बच्चों 10⁻6, मेगाबाइट मतलब 10⁻6 बाइट। गीगा बच्चों 10⁻9, टेरा 10⁻12 और पेटा 10⁻15। क्लियर। सो कुछ एब्रीविएशंस थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे हमारे पास आ गया 1 माइक्रोग्राम। देखो माइक्रो का मतलब क्या है बच्चों 10⁻⁻6, तो इसका मतलब हो गया 10⁻⁻6 ग्राम, ठीक है। आप कोई भी एब्रीविएशन उठा लो, जैसे लिख दे 1 मेगाग्राम, दिस इज कैपिटल M, इट मीन्स इट इज मेगाग्राम, तो ये क्या बन गया 10⁻6 ग्राम, ठीक है। जरूरी नहीं ये सिर्फ ग्राम्स के साथ आते हैं, किसी भी यूनिट के साथ आ सकते हैं। जैसे मैं लिख दूं 1 डेसीमीटर, दिस D रिप्रेजेंट 10⁻⁻1, ठीक है। सो दिस इज व्हाट 10⁻⁻1 मीटर। क्लियर। 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻2 मीटर। क्लियर। तो इस तरह से आप इनको कर लेना, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा लिख के प्रैक्टिस करो तो आपको बहुत ईजी लगेगा। क्लियर। अगर बच्चों आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, ठीक है। थैंक यू।